हम्म। कागज में लिख देता है यहीं पे। याद इसमें कोई जरूरत नहीं। तो अपने पास योगेश मैठानी जी प्रणाम। राजेंद्र हाँ, दीपक रावत जी नमस्कार। जाना चाह रहा है। पाँव में चोट लग गई इसके। चलो ठीक। बहुत ही गलत बयान में करें, लिफाफे की लड़ाई बना दिया बीजेपी ने, इसका जवाब दिया जाए। ठीक ठीक। चलो प्रणाम साहब। नवीन काला जी नमस्कार। नमस्कार राजू भाई। जिंदाबाद संजय भाई। तो नमस्कार साथियों, और आज की ताज़ा अपडेट यही है कि अब प्रभावित जो भवन हैं जिन पर दरारें आई हैं वो बढ़ करके 849 हो गया, जो सरकारी आंकड़ा है। और जिन लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, जिन परिवारों को, उनकी संख्या 236 से ऊपर चली गई है। और जो भवन डेंजर जोन में यानी खतरनाक की श्रेणी में रखे गए हैं उनकी संख्या भी बढ़ करके अब 165 हो गई है। और इस तरह से ये रोज़ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और हमारी तो जैसी कि हमारी शुरुआत से ये बात थी कि ये तो बढ़ने ही वाला है और लगातार बढ़ता ही जाएगा। और क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है डिजास्टर इन मेकिंग है, ये आपदा बन रही है और लगातार इसका फैलाव, इसका विस्तार हो रहा है और नए नए इलाकों में ये फैल रही है। आज की जैसी सूचना थी कि तो जहां कल तक या परसों तक जहां से कोई बहुत गंभीर सूचना नहीं आ रही थी, अब आज वहां से भी सूचना आई है, चुनार से, यानी मारवाड़ी से ऊपर जो मारवाड़ी वार्ड है उसका जो चुनार मोहल्ला है वहाँ जो है काफ़ी दरारें, 5 6 7 घरों में तो काफ़ी गंभीर किस्म की दरारें देखी गई हैं। और उसको भी अब जो है डेंजर जोन की श्रेणी में ला दिया गया है। और इसके बाद जो हम लोग चिन्हित कर रहे थे तो फिर वो पूरा मारवाड़ी का पूरी वो जो नीचे वाली बेल्ट है तो वो काफ़ी चौड़ी हो गई, समझिए। वो पट्टी जो है, जिस पट्टी को हम अभी तक थोड़ा पीछे सिंहधार से नीचे केवल ले रहे थे, अब वो सिंहधार के बड़े इलाके में, यानी अब समझिए आपकी वेद वेदांग महाविद्यालय जहाँ है वहाँ से आप वर्टिकल एक लाइन खींचें, सीधी लंबी रेखा नीचे को, और उसको अगर
हॉरिजॉन्टली खींचें तो वो चला जाता है जेपी कॉलोनी तक। तो ये लगभग 1 किलोमीटर या उसी के बराबर की एक लाइन हो जाएगी अपने लंबवत इस तरह से। और उसमें जो है ऊपर तक हम आ रहे हैं तो यहाँ हम मनोहर बाग तक, तो काफ़ी बड़ा इलाका है जो एक साथ जो है प्रभावित हो गया है गंभीर तौर पर। और क्योंकि अब जो वेद महाविद्यालय के नीचे जो सड़क है उस सड़क पर क्योंकि दरार है और वो काफ़ी दूर तक चली गई है, तो ये पूरा इलाका भी जो है अब खतरे में है। आज तो कल भी हमने डीएम साहब को कहा था कि वहाँ वाहनों की आवाजाही जो है बंद कर दी जाए, लेकिन शायद है उनको ठीक से वो समझ में नहीं आया। तो फिर आज तहसील में शाम को हमने उनको वो जगह दिखाई ऊपर से ही तहसील से कि वहाँ जो है बिल्कुल गाड़ी ना चले। तो शायद उन्होंने अब तक एक्शन ले लिया हो, और नहीं लिया हो तो उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है किसी भी समय बहुत खतरनाक वहाँ हादसे की संभावना है। क्योंकि जैसे ही वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो उन मकानों में जो सड़क के किनारे हैं वाइब्रेशन हो रही है, और कभी भी अगर कोई भारी वाहन गुजरा तो कुछ ना कुछ गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। तो ये एक बात है। और दूसरा, आज जो है हमारे धरने को समर्थन देने के लिए हमारे मतलब पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी पहुंचे थे, और विधायक साहब तो लगातार यहाँ थे, और आज वो शायद चले गए हैं, तो वो यहाँ मौजूद थे। और जो यहाँ के शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो भी वहाँ जो है आज अपना समर्थन देने धरने पर पहुँचे। उसके अलावा काफ़ी दूर दूर से लोग, भुवन पाठक जी को कुमाऊँ की तरफ से, बागेश्वर की तरफ से वो आए थे, और बहुत सारे और भी साथी लगातार धरने को समर्थन देने के लिए गांव-गांव से पहुंच रहे हैं। और आज तो काफ़ी वहाँ जमावड़ा था। उस जमावड़े का अर्थ ये है कि स्थिति जैसे जैसे गंभीर होती जाएगी तो ये बढ़ने वाला है। और हमने तो धरने के दौरान भी कहा कि ये जो हमारा धरना है और ये जो हमारा इकट्ठा यहाँ होना है, ये हमारी उस एकता का भी प्रतीक है कि हम इसका मुकाबला, जो आपदा का मुकाबला है, साथ मिलकर के करेंगे। और इस तरह से हम एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते हुए ये जो आपदा है इसको हराएंगे। सरकार को तो हम झुका ही रहे हैं, झुकी रही है थोड़ा थोड़ा, और जो हमारा एजेंडा है उसको भी, क्योंकि ये जो है जैसे जैसे आपदा की जो गंभीरता है बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी जो है ज़रूरतें भी उसमें नई नई निकल करके आएंगी, उसमें नई नई परिस्थितियां पैदा होंगी। तो हमको अपने एजेंडे को भी, अपनी मांगों को भी उसी तरह से हम विस्तार देना होगा, विस्तार होगा उसका। तो इसीलिए वो हमने एक ज्ञापन कल दिया था, और एक हम जो है कल फिर देने वाले हैं, जिसमें कि हम थोड़ा सा और चीज़ों को मतलब डिटेल कर लेंगे, उसके विस्तार देंगे। वो मतलब केवल इसलिए नहीं है कि सरकार उस पर एक्शन ले, वो इसलिए भी है कि हम भी आपदा को समझ रहे हैं, और हम भी उसकी जो गहराई है, उसमें जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, यानी कि व्यापारियों की क्या ज़रूरत होगी, टैक्सी यूनियन वालों की क्या ज़रूरत होगी, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए उसमें क्या होना चाहिए प्रावधान, या जो किराएदार हैं जैसे हमने उनके लिए मांग की थी, तो कुछ उनकी चीज़ें पूरी हुई हैं कि सरकार ने ये कर दिया है कि जो किराए पर जो लोग हैं उनको 50,000 रुपया तुरंत दे दिया जाएगा। ऐसे ही मतलब हम लगातार चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें हमारे सामने रखी जा रही हैं, तो उसके हिसाब से हम एक्शन भी ले रहे हैं और सरकार के सामने उसको रख भी रहे हैं। तो क्योंकि ये आपदा जो है रोज नया रूप इसका आ रहा है, रोज लोगों के, क्योंकि जितने समाज में जिस तरह की हमारे समाज की गठन है, उसमें अलग अलग स्तर के, अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, और उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। तो उसको समझना, उसमें रिस्पॉन्ड करना, तो इसीलिए हमारा जो ज्ञापन है या हमारी जो मांग है उसको भी उसी तरह से विस्तार हम दे रहे हैं और देंगे। तो इसलिए इसको अपने एजेंडे से हटना हम नहीं मानते, हम इसको मानते हैं कि उसका विस्तार, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लोगों के क्या क्या ज़रूरतें हैं। अब आज ही हमें पता चला जैसे कि
जो किराए पे, जैसे किसी का सामान है, व्यापारी है और उसका गोडाउन में माल रखा हुआ है और वो माल जो है काफ़ी मात्रा में है, लाखों का सामान है और वो जो गोडाउन है वो धंस रहा है, अब वो कहाँ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। एक व्यापारी हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा तो 10-20 लाख का माल है और सारा सामान जो है वो शीशे का है, कांच का है और जिस भवन में रखा हुआ है वो भवन तो ढहने वाला है, अब क्या किया जाए। तो फिर हमने उस पर विचार किया कि क्या करना चाहिए, तो हमने प्रशासन के सामने उसको रखा है। तो उन्होंने कहा है कि वो उसका 50,000 रुपया उसके शिफ्टिंग का दे देंगे। लेकिन अब शिफ्टिंग का तो देंगे, लेकिन वो रखेगा कहाँ, क्योंकि जोशीमठ में तो सारा का सारा जो है असुरक्षित पूरा हो गया है, ऐसे भवन है नहीं जो इतने सामान को रखने के लिए सुरक्षित हो। तो फिर उस पर हमने कुछ विचार किया है, उनको सुझाव दिए हैं कि भाई कोई सरकारी भवन, कोई ऐसा हॉल, कोई ऐसी जगह नहीं हो तो मैंने कहा कि भाई मेरा खेत है उसमें बना लेते हैं कुछ टेम्परेरी टीन शेड और वहाँ जो है काफ़ी बड़ा एक बना लें। कुछ पैसा हमारे पास आया है, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, और आज बल्कि वहाँ से भी जो हल्द्वानी के विधायक हैं हृदयेश जी, तो उन्होंने भी अपने जो यहाँ अनाउंस किया था वो हमारे खाते में उन्होंने पैसा डाल दिया 1 लाख रुपया। और वहाँ से भी घोषणा भी कुछ हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके कुछ साथी लोग बाहर से आए थे, जमात के लोग, उन्होंने भी 1 लाख रुपया देने की घोषणा की है और अन्य लोग भी इस तरह की सहायता लगातार कर रहे हैं। तो उस पैसे से जो हमारे पास आया है हम एक टीन शेड का कहीं निर्माण कर देंगे और वहाँ लोग अपना इस तरह का सामान रख सकते हैं। तो हम भी एक सुरक्षित जगह की तलाश में हैं कि जहाँ इस तरह का एक टीन शेड बना दिया जाए, क्योंकि सरकार को तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त है और बहुत सारा उसके बस का है भी नहीं करना। तो हम स्वयं में जो कर पाएंगे वो हम अपनी संघर्ष समिति की तरफ से उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक हमारे जो साथी हैं आयुष जोशी, तो उन्होंने कल हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक बैठक की थी रात को, तो उसमें से अब कुछ वॉलंटियर्स निकल के आ रहे हैं जो कल यहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमको स्वास्थ्य संबंधी जो लोगों को दिक्कत है। आज ही हमारे पास एक महिला आई कि भाई उसकी बहू है जो मानसिक तौर पर बीमार है, वो बड़ी दिक्कत है, और ऐसी और लोगों की शिकायतें आ रही हैं जो मानसिक अवसाद में हैं इस आपदा के चलते। तो उनके मानसिक अवसाद का कैसे हम लोग उसको डील कर पाएंगे, तो उस पर भी वो 2 साथी कल वहाँ से चलेंगे, सेक्रेटरिस्ट हैं वो आएंगे, तो उस पर हमारी मदद कर सकेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी टीम भी हम लोग धीरे धीरे बिल्टअप कर रहे हैं, बना रहे हैं। एक साथी आए हैं जो इकोनॉमिक उसको देख रहे हैं, कल आ गए थे यहाँ कुमाऊँ की तरफ से, तो वो किसी अपनी स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं, NGOs की मदद करते हैं, तो वो आए हैं। वो यहाँ आज उन्होंने कुछ एनालाइज किया है डाटा, और कल फिर वो थोड़ा सा करेंगे और कुछ और साथी उनके साथ मिल करके लोगों की जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी अनुमान लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, उसको कितना हमको उसकी भरपाई के लिए चाहिए, कैसे हम डिमांड करें। तो वो एक अलग से काम है जो चल रहा है। और आज शंकराचार्य जब आए थे तो उनके सामने भी मैंने एक प्रस्ताव अपने वक्तव्य में रखा है, जिसमें मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि भाई अगर सरकार जो है लोगों की मदद नहीं कर पाती है, नहीं करती, क्योंकि पुराने अनुभव तो ऐसे ही हैं कि सरकारों ने लोगों को बाद में उनके हाल पर छोड़ दिया। बल्कि कलकत्ता से एक फ़ोन मुझे सुबह में आया था कि जैसे हालात आपके यहाँ है वैसे ही वहाँ कलकत्ता में बाज़ार में मेट्रो बनाने के दौरान जो है 800 से ज़्यादा परिवारों को हटा दिया गया, और पिछले कई सालों से वो लोग टीन की शेड्स में रह रहे हैं, उनको कोई स्थायी जगह नहीं मिली। तो वो कलकत्ता के कोई अंग्रेजी अखबार के कोई संवाददाता थे, उन्होंने मुझसे बात की और ये रखा कि क्या आपके यहाँ की स्थिति ऐसी ही है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ तो थोड़ा उससे बड़ा मामला है, लेकिन जो कलकत्ता के जो पीड़ित हैं, विस्थापित है, उनके साथ हम अपनी एकता, अपनी सॉलिडेरिटी जाहिर करते हैं और उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जो उसमें उनकी सद्भावना उनका हमारे साथ होगी। तो उन्होंने जैसे बताया कि उनको जो है सालों हो गए, वर्षों से जो है वो टीन शेड में, टिहरी के विस्थापितों को हमने देखा है, वो एक जगह से विस्थापित हुए और फिर दूसरी जगह। तो शंकराचार्य ने भी, और बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने साथियों को भी, जोशीमठ के निवासियों को भी कहना चाहता हूँ, जो ये बार बार ये शब्द आ रहा है वन टाइम सेटलमेंट, इसको रिजेक्ट करें। ये जो वन टाइम सेटलमेंट शब्द है बहुत खराब शब्द है।
है ना। हमने देखा कि जब तपोवन विष्णु घाट परियोजना के बाद के दौरान तपोवन के ग्रामीणों, सेलंग के ग्रामीणों और उनके साथ जो समझौता किया विस्थापन के संदर्भ में, जब उनको मुआवजा दिया गया तो वो एक शब्द लिखा गया वन टाइम सेटलमेंट, और एक बार उन्होंने उस पर दस्तखत किए तो उनके बाकी समय के लिए अधिकार खत्म हो गए। तो हमको इस शब्द से बचना चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट में क्या होता है कि आपने एक बार लिख के दे दिया तो आपको एक बार में पैसा मिल जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा आपका सारा अधिकार उसमें से खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या, हम इस देश से अलग थोड़े हो रहे हैं। अगर हम विस्थापित भी किए जाते हैं, अगर हमको कोई मुआवजा भी मिलता है, इसमें वन टाइम सेटलमेंट का क्या मतलब है? दोबारा कोई आपदा आएगी क्या फिर हमको हमारी मदद नहीं की जाएगी? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे तब? हम इस देश के नागरिक जब तक हैं तब तक, जब जब हम पर आपदा आएगी, जब जब हमको परेशानी होगी, तब तब हम अधिकार से अपना मांगेंगे। तो हम इस पर क्यों दस्तखत करें कि हम वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, दोबारा कभी हमारा हक ही खत्म हो जाए? नहीं, हमारा हक अभी है और आगे भी भविष्य में बना रहे। इसके लिए जरूरी है हम ये जो वन टाइम सेटलमेंट का जो शब्द है इसको बिल्कुल नकारें। इस पर कतई इस पर हमको दस्तखत नहीं करना है। और दूसरी बात, ये जो 1.5 लाख रुपया वाला चल रहा है, तो हमने तो 1.5 लाख की मांग ही नहीं की है, हमने तो सीधा 5 लाख कहा था। सरकार ने 1.5 लाख का प्रस्ताव रखा और उसमें भी अब ये बदमाशी जो कर रहे हैं कि आपको एक बार दे दिया और उसके बाद कहा जा रहा है कि आप अपना घर खाली कीजिए, हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई उसके बाद आप व्यवस्था कीजिए। ये तो आपने 5 लाख दिया होता, ये तो तब हमने कहा था कि अगर आप 5 लाख रुपया देते हैं तो आदमी अपनी व्यवस्था करेगा, कहीं जाएगा, ताकि वो 4 महीना 6 महीना उसके पास अपना खर्च चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ राशि होगी। लेकिन आप 1.5 लाख रुपए में कैसे उम्मीद करते हैं कि आदमी कहीं चला जाए? ये तो 2 महीने का भी खर्च नहीं है। ये तो इतने अच्छे दिन है कि इनमें तो जो है 2-3 महीना भी जो है एक परिवार के लिए 1 लाख रुपए में काटना मुश्किल है। तो इसलिए ये जो आज हुआ है इंसिडेंट, जिसका हमने विरोध किया कि वो सकलानी जी लोगों के घर पे पहुंच गए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि भैया तो आप 5 लाख रुपया दीजिए, या फिर जब तक कोई उसकी अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप उसके घर को नहीं छेड़ सकते, नहीं हिला सकते। और फिर मैं अपने साथियों, सभी जोशीमठ वासियों से जो खतरे की जद में जिनके घर आ गए हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, वो सब लोग अपने घर का, अपने घर के सामान का वीडियो बना लें ना, फोटो खींच लें, वीडियो बना लें और उसको सुरक्षित रख लें, मेल में या कहीं, या किसी को भेज दें अपने रिश्तेदारों को, ताकि किसी आपदा के समय में आपके पास इस बात के प्रमाण हो कि आपका घर कितना बड़ा था, कितनी उसमें सामग्री थी, है ना? ताकि अगर उसकी नपाई नहीं भी हो पाती है तो भी आपके पास ये प्रमाण रहेगा कि आपका कितने बड़े घर था, आपका कितने कमरे थे, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, उसमें क्या साजो सामान था, उसका प्रमाण आपके पास रहे। तो ये सब लोग कर लें जिन जिनके घर ऐसी स्थिति में है, ऐसे खतरे की जद में है। और इसके अलावा आज का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो बहुत अच्छा नहीं है, जो सुबह मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि ये जो कोर्ट में जाने वाला मसला है, ये जो है बिना पीड़ितों को पूछे हुए, बिना हमसे राय लिए हुए जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, उससे देखिए कई बार जो है पीड़ितों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जो आज हो गया। पहले भी हुआ, ऋणी आपदा के समय में यही हुआ कि आप जो है बगैर हमसे पूछे हुए कोर्ट चले गए और उसका जो है भुगतान हमको करना पड़ा, बाद में हम पर जुर्माना लग गया। आप तो एक हल्की फुल्की अपनी पिटीशन डाल देते हैं, है ना, और उसमें कोई बहुत गंभीर जब प्ली नहीं होती है तो सरकार को मौका मिल जाता है, वो एक्सेप्ट भी हो जाती है ऐसी याचिकाएं जिनमें जो है कोई गंभीर सवाल सरकारों पर नहीं उठते हैं, कोई गंभीर जिम्मेदारी सरकारों पर नहीं डाली जाती है, तो ऐसी अपीलें तो स्वतः ही स्वीकार हो जाती हैं। फिर वो हल्का फुल्का कुछ उसमें हो जाता है, जैसा कि अभी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश में हो गया। और उसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आज जिस तरह से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको याचिका को लगभग खारिज करना ही मानिए उसे, कि उसको हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, एक तरह से क्लब भी नहीं किया है, उसको ट्रांसफर किया है कि आप जो है चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां अपील कर लें, क्योंकि वैसी ही याचिका हाई कोर्ट सुन रहा है या वहां उसकी सुनवाई हो चुकी है। तो इस तरह से अब ये जोशीमठ की जनता के लिए आपने वो दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया। हम सोचते थे कि अगर हमारा आंदोलन ठीक नहीं चला, सरकार नहीं मानी,
तो हम कल के दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन आपकी अपनी एक छोटी सी गलती के कारण, केवल इसलिए कि आपका नाम किसी अखबार में आ जाएगा, सुर्खी में आ जाएगा, आपने जो है हमारे लिए वो रास्ता बंद कर दिया। अब हमारे सामने आंदोलन ही एक रास्ता है। तो हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, इस तरह की गैर गंभीरता से बचना चाहिए, ये ठीक नहीं है और इससे जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैंने तो शंकराचार्य जी की बैठक में भी आज कहा था इस बात को कि कभी कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले जो लोग पीड़ित हैं उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या अपेक्षा है, और उसके बाद आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए। नहीं तो जो है ये पीड़ितों के साथ अन्याय होता है। आपके लिए तो ठीक है, आपका तो भाई कहीं एक दिन की सुर्खी बन गई, लेकिन जो है वो पीड़ितों के साथ अन्याय हो गया। अब हमको उसका भुगतान करना है, हमको लड़ाई अपनी थोड़ा तेज करनी होगी, उसको दूसरी तरह से उसको देखना होगा। तो ये एक बड़ा वैसा मसला था जो मैं सुबह लिख चुका था। बल्कि मैंने तो कह ही रहा हूँ कि हाई कोर्ट के बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन किया कि हम याचिका करना चाहते हैं, आपका क्या कहना है ये करना। तो मैंने उनको साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी जो 2021 की आपदा के बाद जो हमारी याचिका थी उसमें हम पर जो जुर्माना लगाया केवल इस आधार पर कि हम वी आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ पपेटियर्स, और ये कह करके कि हम समाज सेवी नहीं हैं और किसी के हाथ के खिलौने हैं, इस तरह से जो है जुर्माना लगा दिया गया। तो हमने कहा कि भाई बार को इस पर बात करनी चाहिए। अब अगर उस दिन वो फैसला हो गया होता, सुनवाई हो गई होती, तो शायद है कि जोशीमठ बच जाता। उस परियोजना पर अगर रोक लगती, उसकी समीक्षा होती, तो वो परियोजना आज हमारे लिए आपदा का कारण नहीं बनती। जिसको हम भुगतान कर रहे हैं, ये पूरा शहर जो है भुगतान कर रहा है, इतनी बड़ी पीड़ा से, इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है, तो उसके जिम्मेदार वो जो याचिका हमारी खारिज होना है उसको हम मानते हैं। तो हमने बार के साथियों से कहा था कि बार जो है एकजुट होकर के इस पे प्रस्ताव पास करे, उस फैसले को वापस लेने के लिए कोर्ट से कहे कि भाई इस तरह के फैसले पर उनको माफी मांगनी चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए, और फिर आगे हम बात करने को तैयार थे। ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ही था। नहीं, सिर्फ मैं ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ पेनखंडी जी, मैं तो कह रहा हूँ हाई कोर्ट में जो रिट लगाई गई ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आज सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट वाले को मौका मिल गया। समझिए इस बात को, इसको इस तरह मत घुमाइए, ये नहीं है बात जो आप कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी पोस्ट पढ़िए पहले सुबह की। मैं ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जो रिट बिना हमसे पूछे हुए लगाई गई, उसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट को भी मौका मिल गया, और उसने कहा कि भाई आप वहां जाइए। हाई कोर्ट में तो इस तरह का एक पहले से मामला चल रहा है। ये जो है सरकार के वकील ने ये बात रखी, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो पेश हुए, उन्होंने ये बात रखी कि वहाँ ऑलरेडी सरकार बहुत कुछ कर रही है और हाई कोर्ट में तो इस पर फैसला हो ही चुका है। अब फैसला जो हुआ वो हमने देखा कि वो 2 लोगों को उन्होंने रख लिया है। दोनों लोग हमारे जो है बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, सरकार के आदमी हैं, और अपनी फाइंडिंग में पहले वो अपने बयानों में कह चुके हैं कि इसके लिए परियोजना उत्तरदायी नहीं है, इस पूरी आपदा के लिए, जबकि हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि परियोजना जो है एनटीपीसी की परियोजना इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो ये एक आज का थोड़ा सा हमारे लिए निराशाजनक फैसला था, और ये हमने कहा भी सभा में। और इसके अलावा जो है शाम में ही हमने कुछ और दिक्कतें लोगों को आ रही थी कि उनको बहुत सारे प्रमाण पत्रों को पेश करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं दिन भर लोग तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। कभी उनसे मांगा जा रहा है कि वो अपना खतौनी की नकल लाएं, कभी कहा जा रहा है पानी का बिल लाएं, बिजली का बिल लाएं, कभी कहा जा रहा है कि आप जो है अपना दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएँ। तो इस सब में लोग बड़े परेशान हैं, व्यस्त हैं। फिर उसमें बहुत सारे और भी पहलू हैं कि किसी के 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से किसी के नाम पे बिजली का बिल नहीं है, या दोनों भाइयों का बंटवारा हो चुका है। तो ये सब बहुत सारे उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये भी देखे जाने की, इसको भी संबोधित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हमने बात की शाम में जाकर के प्रशासन से। हमारे साथी इंद्रेश मैखुरी ने इस बात को रखा, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही डॉक्यूमेंट प्रमाणित करने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल अथवा जो है वो हमारे जो सभासद हैं उनका लिखित कि भाई हम इनको जानते हैं। इस तरह से कुछ एक आधे डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। ये
सॉर्ट आउट हुआ है। तो जो भी चीज़ें आप लोग कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है, आप हमारे सामने उसको रखते हैं, तो हम उसको शाम में या दिन में साथियों के साथ मिलकर के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आगे भी कोई ऐसी किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी भी तरह की आए, तो हम लोग उसके लिए वहाँ दिन भर तहसील में रहते हैं, उपलब्ध हैं, हमारे साथी लोग हैं, तो ये किया जा सकता है। तो ये एक बात है। और जहाँ तक फंड्स का सवाल है, आ रहा है, उसकी अपडेट मैंने कुछ दी है, कुछ एक आध दिन में थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग हम कल वो निकाल लेंगे बैंक से, तो वो आपके सामने रखेंगे और बाकी लोग भी उसको, ताकि जो है उसको चेक कर लें और ये सब हो। तो आज मैंने उनके सामने ये बात मैंने रखी थी कि भाई हम लोग मिलजुल करके, सरकार नहीं रहे, इस बारे में भी विचार करें कि कोई बड़ा प्लान जोशीमठ के लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए हम स्वयं भी वैकल्पिक, हमारे पास कोई एक प्लान हो। अगर सरकार जहां फेल हो जाए तो वहां हम अपने प्लान के साथ, अपनी योजना के साथ, अपनी परियोजना के साथ आएं, जिसमें कि हमारे पास कोई ठोस कोई रणनीति जिसके लिए हो। तो उस बारे में उन्होंने कहा है विचार करेंगे, हम भी अपनी तरह से विचार करेंगे, हम अपने साथियों के साथ उसका विचार कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर यही बात है। लगातार ये फ़ोन बज रहा है, किसी का शायद है कोई इमरजेंसी कॉल है, तो मैं उसको लेता हूँ और इसी बात के साथ फिर कल हम लोग मिलेंगे, धरना स्थल पर भी मिलेंगे और बाकी भी यहाँ तो मिलेंगे 8 बजे। जो भी अपडेट्स होंगी मैं वो आपके सामने रखूँगा। ठीक, बाकी आपके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आभार।